सभी साथियों को प्यारा भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई क्लास लेकर। दोस्तों, जनरल पेपर की जो हमारी सीरीज चल रही है इसका हम जीके जीएस वाला पार्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर पूर्व परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देख रहे हैं। यह क्लास सभी विषयों के लिए उपयोगी है। तो आज हम हिस्ट्री के प्रश्न देखने वाले हैं। क्लास नंबर 2 है हमारी। ज़्यादा वक्त खराब ना करते हुए चलते हैं अपने क्लास पर। महत्वपूर्ण प्रश्न आज का है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी? यानी वह कौन सा महाजनपद था जिसकी राजधानी वैशाली थी? तो आप देखें, जो अवंती है इसकी राजधानी हुआ करती थी उज्जैन। इसकी राजधानी थी उज्जैन। उज्जैन व महिष्मती दो राजधानी थी, उज्जैन व महिष्मती। जो मगध है इसकी राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। जो वज्जी है, वज्जी की राजधानी होती थी वैशाली। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वज्जी। और जो पांचाल है, पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। अहिछत्र। तो आप इस तरह प्रश्नों को देखिए, साथ साथ में ये जो राजधानी मैंने लिखवाई है इनको भी आप याद कीजिए। प्रश्न में पूछा, जब वज्जी का पूछा है तो पांचाल, अवंती, मगध इनके भी पूछे जा सकते हैं। टोटल 16 महाजनपद थे जिनकी आपको राजधानी याद करनी है। सिंधु घाटी के बाद एक प्रमुख सभ्यता महाजनपद किस काल या युग में स्थापित हुआ? यानी सिंधु घाटी के बाद जो जनपद काल आया वह कौन सा था या किस प्रकार का वो युग था? मध्य पाषाण काल था, नव पाषाण काल था, ताम्र युग था? ये तीनों नहीं थे, वह था लोहा युग। यानी महाजनपद काल का जो समय था उसको हम लोहा युग भी कह सकते हैं या लोहे काल भी कह सकते हैं। उस समय लोगों ने लोहे का आविष्कार हुआ, वह लोहे की वस्तु बनना प्रारंभ हुआ। इससे पहले लोगों को या जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। सोलह महाशक्तियाँ यानी महाजनपद किस शताब्दी में अस्तित्व में थी? किस शताब्दी में वह अस्तित्व में थी? महाजनपदों का समय पूछा जा रहा है कि जो महाजनपद थे वह किस समय थे। तो महाजनपद जो थे उनका उदय हुआ था 600 ईसा पूर्व या 6ठी शताब्दी। जो ईसा पूर्व का समय था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, इसके समय हुआ। वह लगभग 3री-4थी शताब्दी तक उनका कार्यकाल था। 6ठी शताब्दी से लेकर 3री शताब्दी जो थी, 3री शताब्दी ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व आप कह सकते हैं, इस समय तक ये अस्तित्व में था। तो आप इनका टाइम पीरियड देखें तो 3री से 4थी शताब्दी ये इनके अंतर्गत आता है। 8वीं-9वीं शताब्दी नहीं हो सकती, 7वीं से 6ठी नहीं, और पहली और दूसरी भी नहीं थी। तो सही उत्तर होगा हमारा 3री से 4थी शताब्दी, यानी 6ठी से लेकर 300 ईसा पूर्व के मध्य का समय था। तो ये मध्य का इसके समय आता है। तो इस समय अस्तित्व में था। महाजनपद कालों का जो समय था 3री से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के समय अस्तित्व में था। झेलम व चिनाब नदियों के बीच राज्य का शासक कौन था? झेलम व चिनाब के मध्य जो राज्य था उसका राजा था पोरस। तो राजा पोरस सही उत्तर हो जाएगा हमारा, राजा पोरस, जिनको पुरु नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सिकंदर के साथ युद्ध किया था, इसलिए विश्व प्रसिद्ध है। सिकंदर के साथ युद्ध किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेगस्थनीस सेल्यूकस निकटर का राजदूत था, बिल्कुल था, सही है। अशोक से पहले शासक थे जिन्होंने शिलालेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ये बात भी सही है। तो हमारे उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ए तथा बी दोनों ही हमारा उत्तर सही हो जाएगा।
दुनिया के इतिहास में एकमात्र राजा कौन है जिसने युद्ध जीतने के बाद युद्ध को त्याग दिया? यानी युद्ध को जीतने के बाद युद्धों को त्याग दिया, ऐसा इतिहास में व्यक्ति कौन प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सम्राट अशोक। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध को त्याग दिया, वह बौद्ध धर्म धारण किया। युद्ध को त्यागा, उसके बाद बौद्ध धर्म धारण कर लिया और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से उन्होंने क्या किया? दीक्षा प्राप्त की, वह बौद्ध धर्म धारण किया। तो राजा कौन से थे? अशोक थे। युद्ध था कलिंग का और इसके बाद उन्होंने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म लिया। जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व के अंदर यह युद्ध हुआ था कलिंग का। मेगस्थनीज एक राजदूत था जिसे पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने किस भारतीय शासक के दरबार में भेजा था? तो ये आए थे चंद्रगुप्त के दरबार में। लगभग 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था सेल्यूकस निकेटर ने और उन्होंने एक आखिर में संधि करनी पड़ी। और ये जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीज, इनके द्वारा एक लिखी गई पुस्तक है इंडिका, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इंडिका के अंदर भारतीय समाज का वर्णन किया गया है। भारतीय समाज व्यवस्था का वर्णन आपको इंडिका में देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? अशोक का परदादा, अशोक का भाई, अशोक का पिता या अशोक का दादा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक का दादा था, क्योंकि चंद्रगुप्त का पिता था बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा था अशोक। बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा था अशोक, तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं अशोक के दादा। अशोक घोष जिसने बुद्ध चरित्र लिखी, यानी बुद्ध चरित्र की रचना की थी, अशोक घोष ने के दरबार में रहता था? यहाँ पूछा जा रहा है कि अशोक घोष किसके दरबार में रहता था? अशोक घोष जो है किसके दरबार में रहता था? तो ऑप्शन ए, कनिष्क। अशोक घोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। इन बुद्ध चरित्र और शोधरानंद दो लेख इनके महत्वपूर्ण हैं, अशोक घोष के द्वारा लिखे हुए हैं और ये कनिष्क के समकालीन थे। ये संस्कृत भाषा का प्रथम नाटककार इनको माना जाता है। वह कालिदास से पूर्व का महान भारतीय कवि माना जाता है अशोक घोष को। बाणभट्ट किस भारतीय शासक के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस भारतीय शासक के दरबारी थे? तो ऑप्शन सी सही होगा हमारा, हर्षवर्धन के ये दरबारी कवि थे बाणभट्ट। इन्होंने हर्षचरितम नामक की पुस्तक लिखी थी। हर्षचरितम नामक एक पुस्तक लिखी थी बाणभट्ट ने। और जो इनके आश्रयदाता थे हर्षवर्धन, ये भी महान ज्ञानी थे। इनके द्वारा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए जिसके अंदर रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी शामिल होती है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों को दक्षिण पंथ के स्वामी के रूप में जाना जाता है? तो दक्षिण पंथ के स्वामी के रूप में जाना जाता है सातवाहनों को। ये मेरे ऑप्शन थोड़े आगे पीछे हो गए हैं। ऑप्शन बी, सातवाहन। कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कुषाणों के समय सबसे अधिक विकास कला के क्षेत्र में होता है। मौर्य प्रशासन में क्रमटिका की क्या भूमिका थी? तो वो भूमिका थी उद्योगों व कारखानों के प्रमुख थे क्रमटिका। किस मौर्य सम्राट को अमित्र घाट यानी दुश्मनों का नाश करने वाला कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा हमारा ए, बिंदुसार।
बिंदुसार के बारे में कुछ बातें और देखिए। जो बिंदुसार था, इनका समय था लगभग 297 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक। 272 ईसा पूर्व इनका समय था बिंदुसार का। और इनके समय 2 बार विद्रोह हुआ था। 2 बार तक्षशिला के लोगों ने विद्रोह किया था। 2 बार विद्रोह हुआ था, तो महत्वपूर्ण 2 बार याद रखें। इनका टाइम पीरियड 297 से लेकर 272 ईसा पूर्व था, और इनके शासनकाल में 2 बार विद्रोह होता है। किस भारतीय शासक की अदालत में कवि कालिदास तथा खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट उपस्थित थे? तो आर्यभट्ट और कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो सही उत्तर होगा हमारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ये इनके दरबार में रहते थे। महाराजा धीराज की उपाधि निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? महाराजा धीराज की उपाधि है हमारे चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है। महाराजा धीराज, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त राजा कटोत्कच के पुत्र थे। किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था। ये कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, ये भारत के सर्वाधिक व शक्तिशाली सम्राट थे। अब आप देखिए नंबर 2 पर है हमारे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय भारत पर हुणों का आक्रमण होता है पहली बार। पहली बार हुणों का आक्रमण होता है स्कंदगुप्त के समय। कुमारगुप्त जो है, इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी कुमारगुप्त ने। और जो समुद्रगुप्त है, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें ये साथ में देखते रहें। प्रयाग प्रशस्ति की प्रशंसा में लिखी गई है। जो प्रयाग प्रशस्ति है वह किसकी प्रशंसा में लिखी गई है? तो सही उत्तर होगा हमारा समुद्रगुप्त के लिखी गई है। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और नेपोलियन कहा था विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है समुद्रगुप्त को। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले सम्राट थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। इन्होंने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और विक्रमादित्य का अर्थ होता है सूर्य या वीरता का सूर्य, कहा जाता है वीरता का सूर्य। विक्रमादित्य का मतलब होता है वीरता का सूर्य, इसलिए उन्होंने इस उपाधि को धारण किया था। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऐहोल चालुक्य वंश की राजधानी थी। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो दोनों बातें सही है। ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी और हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन 1 व 2 दोनों सही हैं। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कौन था? यानी पूछ रहा है जो ह्वेनसांग कौन था जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था? क्या वह फ्रांसिस ट्रेवलर था, यानी फ्रांसीसी यात्री था? क्या पुर्तगाली यात्री था, चीनी यात्री था, या रूसी यात्री था? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चीनी यात्री। यानी ह्वेनसांग जो था वह चीनी यात्री था। प्रश्न 56 महत्वपूर्ण। गौतमीपुत्र सातकर्णी वंश के राजा थे।
गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है किस वंश के राजा थे? चोल के, चेर, पांड्य, सातवाहन। जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे वह सातवाहन वंश के शासक थे या वंश के राजा थे। राजराज प्रथम वंश के शासक थे। राजराज प्रथम जो है किस वंश के शासक थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, चोल वंश के। राजराज प्रथम चोल वंश के शासक थे। चालुक्यों की राजधानी थी। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन सी, ऐहोल। ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी। और ऐहोल जो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, वह भारतीय वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण माना जाता है। वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर बने हुए हैं ऐहोल में। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन निम्न में से किस राजवंश से संबंधित थे? हर्षवर्धन जो है किस राजवंश से संबंधित थे? तो ऑप्शन डी, पुष्यभूति वंश से। जो हर्षवर्धन हैं वह पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। हर्षवर्धन के समय ही चीनी यात्री ह्वेनसांग जो भारत आते हैं और ह्वेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य कहा है। हर्षवर्धन को क्या क्या कहा है? शिलादित्य कहा है ह्वेनसांग ने। और ह्वेनसांग किसके समय भारत में आते हैं? हर्षवर्धन के समय। और हर्षवर्धन किस वंश के थे? पुष्यभूति राजवंश के थे। आधुनिक भारत का कौन सा स्थान काकतीय राजवंश से संबंधित था? तो वारंगल। वारंगल जो है काकतीय राजवंश का संबंधित था। यह क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में था। अलाउद्दीन नाम के प्रसिद्ध योद्धा शासकों के घराने की सेवा करते थे। यानी अलाउद्दीन जो है किस राजवंश के शासकों के समय थे? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चंदेल। या चंदेल शासक जो थे परमर्दी देव उनके सामंत थे, उनके सेवा करते थे। और इन दोनों ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध। दोनों भाई थे अलाउद्दीन और इन दोनों ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ इन्होंने अपना आखिरी युद्ध लड़ा था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाल वंश भारत में स्थित था? जो पाल वंश है वह किस क्षेत्र में था? तो वह था बंगाल क्षेत्र में। पाल वंश बंगाल क्षेत्र में भारत में अस्तित्व था। जो पाल वंश था उनका शासन पूर्वी भारत में 750 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी के मध्य था। 750 से 1161 ईस्वी के मध्य इनका समय था। इनकी स्थापना गोपाल के द्वारा होती है। 750 ईस्वी में स्थापना करने वाले व्यक्ति थे गोपाल। गोपाल ने पाल वंश की नींव रखी थी। और गोपाल का जो पुत्र धर्मपाल था वह इसका पहला महान शासक था। जो धर्मपाल है वह इसका पहला महान शासक कहलाता है। मिस्र में प्राचीन प्रकार के लेखन का क्या नाम है जिसमें मुख्य रूप से अक्षरों के स्थान पर चित्रों का प्रयोग किया जाता था? इस प्रकार का लेखन मिस्र के स्मारकों में व्यापक रूप से पाया जा सकता है। तो वो थी हमारी चित्रलिपि लेखन, जो मैंने सुबह एक क्लास डाली थी कल, जो हमारी ग्राफिक अप्लाइड आर्ट चल रही है उसके अंदर मैंने विस्तार से पढ़ाया है, बताया है कि चित्रलिपि का विकास कैसे होता है, मिस्र के अंदर किस तरह से चित्रलिपि बनी गई थी। तो आप वो क्लास, अगर आप ड्राइंग के स्टूडेंट रहे हैं तो आप DSSB की तैयारी करें ड्राइंग टीचर की, तो आप एक बार अप्लाइड आर्ट की क्लास जरूर देख लें। उसके अंदर मैंने चित्रलिपि या इसको चित्राक्षर लिपि भी कहा जाता है, ये मैंने आपको समझाया है वहाँ। मैन्युस्क्रिप्ट प्राय कहाँ लिखी जाती थी? जो मैन्युस्क्रिप्ट है वह ताड़पत्र पर लिखी जाती थी। और मैन्युस्क्रिप्ट को हिंदी में पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि जो है उसी को मैन्युस्क्रिप्ट कहा गया है। तो पेपर में कई बार सीधा मैन्युस्क्रिप्ट आ जाए तो आप कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, ये बात पांडुलिपि कर रहे हैं। और पांडुलिपि को सभी को पता है कि पांडुलिपि ताड़पत्रों पर ही लिखी जाती थी। महाभारत में द्रोणाचार्य का पुत्र कौन था? तो द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा।
प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार किस आधुनिक शहर का प्राचीन नाम भगवान राम के पुत्र लव की नगरी लापुरी था? यानी भगवान राम के पुत्र लव थे या लव की नगरी लापुरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध था प्राचीन भारत का? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर। लाहौर को ही प्राचीन नाम लव की नगरी या लापुरी कहा जाता है। लाहौर जो है बागों के शहर के लिए प्रसिद्ध है, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। अपनी यात्रा के दौरान सिंधु नदी अटक के पास की पहाड़ियों से निकलती है। इस स्थान के निकट एक सहायक नदी के रूप में मिलने वाली नदी है। तो सहायक नदी कौन सी आती है उस स्थान पर? काबुल जो कि अफ़गानिस्तान में स्थित है। अफ़गानिस्तान का एक महत्वपूर्ण शहर है काबुल, जो उसकी राजधानी भी है। और इसको प्राचीन भारत में कंधार कहते थे। प्राचीन भारत में इसको कंधार कहते थे। वह महाभारत काल में इसी का नाम गांधार प्रदेश था। भारत में इसको गांधार प्रदेश कहा जाता था। नालंदा की स्थापना कौन सी शताब्दी ईस्वी में हुई थी? जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किस ईस्वी में होती है? तो हमारा सही उत्तर होगा 5वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज आपकी क्लास, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना चाहते हैं, केवल आप प्रश्न देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। या कुछ और बदलाव चाहते हैं तो भी मुझे बताइए। क्लास के बारे में कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्लास मेरी कैसी आ रही है। कोई कमी हो ज़रूर बताइए। आप मेरे बड़े भाई, दोस्त, सगे संबंधी जैसे हैं, तो आप मुझे बताते रहिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।